हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कारवा हमारा स्टार्ट हो चुका था और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। और जिसमें आपको पता है कि हम फेयोल के प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे थे। हेनरी फेयोल जो कि फ्रांस के एक रेजिडेंट थे, उनके प्रिंसिपल जो थे जो मैनेजमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं बेटा, हम उनके 14 प्रिंसिपल्स को पढ़ने का कारवा हमने स्टार्ट कर दिया था। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। और चैप्टर नंबर 1 को भी अगर अभी तक आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर नंबर 1 भी देखने को मिल जाएगा। आप उसको भी फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग कर सकते हैं। और प्रारंभ सीरीज में आपके लिए वीडियोस आगे भी आती रहेगी, चाहे वो फिर अकाउंटेंसी की हो, बिजनेस स्टडीज की हो या इकोनॉमिक्स की हो, चाहे वो क्लास 11 के हो चाहे क्लास 12 के हो। सभी तरीके के लेक्चर्स आपको इस FMI करियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। और कोई भी किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है बच्चों तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पे मिलते रहें। और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए बेटा फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं फेयोल के प्रिंसिपल्स के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फेयोल के प्रिंसिपल को समझा था बेटा कि डिवीजन ऑफ वर्क होता है कि काम को स्मॉल स्मॉल टास्क में बांट लिया जाए और उन काम को क्या किया जाए बेटा, स्पेशलाइज्ड पर्सन को दिया जाए ताकि वो उस काम को बार बार करते हुए इफेक्टिव और एफिशिएंट हो सके। देन हमने डिसिप्लिन के बारे में बातचीत करी थी कि इंस्टीट्यूशन के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है ताकि कुछ टर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो सारे के सारे क्या कर पाए बेटा, फॉलो कर पाए और वो हर एक के ऊपर क्या होते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं। तो प्रीवियस 3 प्रिंसिपल्स जो थे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। आज हमें बात करनी है आगे के प्रिंसिपल्स के बारे में कि आगे क्या क्या प्रिंसिपल्स आते हैं। तो एक हमारी बात होगी बेटा यूनिटी ऑफ कमांडिंग। ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बेटा, इसे आपको दिमाग में सेट करना है अच्छी तरीके से कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड का मतलब होता है निर्देश देना, ऑर्डर देना। यहां पे फेयोल ये कहना चाहते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल को 2 जनों से ऑर्डर मिलेगा तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि किसका काम करना है और किसका काम नहीं करना है, जिससे क्या होगा, एफिशिएंसी नहीं निकल के आ पाएगी, इफेक्टिवनेस नहीं निकल के आ पाएगी और कहीं ना कहीं जो है काम के बीच में क्या होगा बेटा, लैग क्रिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए बेटा कि 2 सुपीरियर हैं, एक एक्स सुपीरियर है और एक वाई सुपीरियर है और इन दोनों के बीच में आता है एक जेड सबऑर्डिनेट। अब जेड को एक्स बोल रहा है कि आपको कोई काम ऐसे ऐसे करना है और वाई बोल रहा है कि ये काम ऐसे नहीं, मैं जैसे बता रहा हूं उस तरीके से काम करो। तो कहने का मतलब ये है कि जो जेड सबऑर्डिनेट है इसको 2 लोगों से कमांड मिल रहा है, एक्स से भी मिल रहा है और वाई से भी मिल रहा है। तो अब इसको जो 2 लोगों से कमांड मिल रहा है और दोनों के ही कमांड क्या है बेटा, अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं जेड क्या होगा बेटा, उसके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि वो किसकी बात माने और किसकी बात को नहीं माने। अगर वो एक्स की बात को मानता है तो वाई ऑफेंड हो जाएगा, वाई की बात को मानता है एक्स ऑफेंड हो जाएगा और दोनों की ही बात को नहीं मानेगा तो जाहिर सी बात है काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एज ए सबऑर्डिनेट जेड के साथ क्या दिक्कत होगी, वो ये है ना क्लैरिफाई नहीं कर पाएगा कि उससे किसका काम करना है और किसका काम नहीं करना है। तो यहाँ पे फेयोल ये कहना चाहते हैं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को जो ऑर्डर मिले वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉस से दिए जाए, यानी कि अगर एम्प्लॉय को जो कमांड दिया जा रहा है वो कमांड सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के जरिए दिया जाना चाहिए, यानी कि हर एक इंडिविजुअल का एक सिंगल बॉस के जरिए उसका कमांड दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर उसे एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर मिलेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो ये समझ नहीं पाएगा कि किसका ऑर्डर जो है पहले मानना है या किसका ऑर्डर नहीं मानना है। और अगर एक से ज्यादा बॉसेस से अगर एम्प्लॉय को क्या मिलता है बेटा, ऑर्डर मिलता है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा, वो काम को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हेनरी फेयोल ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको एफिशिएंट रहते हुए, इफेक्टिव रहते हुए किसी एम्प्लॉय से काम करवाना है तो हर एक एम्प्लॉय को जो कमांड दिया जा रहा है, जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो एक ही बॉस के जरिए दिए जाए। एक से ज्यादा अगर बॉस एक ही इंडिविजुअल को कमांड देंगे तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा बेटा, कंफ्यूज हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको बात? तो अगर आपको कंपनी के अंदर कंफ्यूजन दूर रखनी है और अगर आपको कंपनी के अंदर क्या है,
अच्छी तरीके से काम करवाना है तो हर एक इंडिविजुअल को एक ही जना ऑर्डर दे। एक से ज्यादा अगर ऑर्डर देंगे तो वो किसी के भी काम को नहीं कर पाएगा, और अगर किसी एक बॉस के उसने काम को कर दिया तो दूसरे बॉस का ईगो हर्ट हो सकता है, जिससे काम में कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में इश्यू आ जाएगा और कहीं ना कहीं बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाएंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फ्योल ये कहना चाहते हैं कि कमांड देने वाला सिर्फ एक सिंगल बॉस होना चाहिए। एक ही कमांड को एक से ज्यादा बॉस अगर अलग अलग तरीके से देंगे तो एम्प्लॉय उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं क्लैशेस होने के या इनइफेक्टिव होने के या इनएफिशिएंट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा हमें यहां पे देखने को मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? तो ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड कि कमांड देने के बीच में एक ही बॉस होना चाहिए, एक से ज्यादा बॉस जो है वो कमांड ना दे। उसके बाद एक और प्रिंसिपल आपको समझना है बेटा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर मैं एक लाइन लिखूंगा बेटा, आपको उसको समझना है। वन हेड वन प्लान। क्या लिखा बेटा मैंने? वन हेड वन प्लान। डायरेक्शन यानी कि दिशा दिखाने वाला एक होना चाहिए। डायरेक्शन, कमांड अलग है और डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन के अंदर क्या बात हो रही है आप इसको समझिए। इसमें यह बात हो रही है बेटा कि देखिए हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग क्या होते हैं बेटा, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, यहां पे ये कहना चाहते हैं फेयोज साहब कि कंपनी के अंदर जितने भी मेंबर्स या जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका जो डायरेक्शन है, मतलब उनकी जो दिशा है काम करने की, वो एक कॉमन गोल की तरफ होनी चाहिए। किसकी तरफ होनी चाहिए? कॉमन गोल की तरफ होनी चाहिए। भाई कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, बहुत सारे मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो इन सभी एम्प्लॉइज के, इन सभी मेंबर्स के जो गोल है या इन सभी मेंबर्स का जो काम है बेटा, वो सिर्फ एक ही कॉमन गोल की तरफ क्या होना चाहिए बेटा, है ना, दिशा एक ही होनी चाहिए बेटा। अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा बेटा तो इसमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। देखिए बेटा हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग कॉमन एग्जीक्यूटिव होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट का हेड होता है और उसका एक प्लान होता है। तो आप समझिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, जैसे एक एक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉस्मेटिक में भी डील कर रही है, मेडिसिन में भी डील कर रही है, कन्फेक्शनरी के आइटम्स में भी डील कर रही है, तो सबका अलग अलग बिजनेस एनवायरमेंट है, सबके अलग अलग टारगेट है, सबके अलग अलग प्लान है। तो हर एक एम्प्लॉय के जो है अलग अलग डिवीजन होते हैं बेटा, उसके जो एफर्ट्स हैं वो एक कॉमन गोल की तरफ होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स की जिम्मेदारी बनती है कि भले ही प्रोडक्ट्स अलग अलग है लेकिन सबका कॉमन गोल की तरफ डायरेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सभी एम्प्लॉयज की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो क्या करें बेटा, एक ही तरफ एंगेज करें ताकि एफिशिएंट रहते हुए क्या हो पाए बेटा, काम रह पाए। क्योंकि तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पाएंगे जब सभी एम्प्लॉयज के एफर्ट्स एक यूनिफाइड डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी हमें देखने को मिलेगी। रिसोर्सेस और एफर्ट्स और टाइम तीनों का वेस्ट होगा। रिसोर्सेस भी वेस्ट होंगे, एफर्ट्स भी वेस्ट होंगे, टाइम भी वेस्ट होंगे और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल को अचीव करने में क्या रह जाएगी बेटा, पीछे रह जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन जो है वो सभी एम्प्लॉयज की एक तरफ होनी चाहिए, तभी जाके आप कंपनी के गोल को क्या कर पाएंगे, अच्छी तरीके से अचीव कर पाएंगे। क्लियर बेटा? अब याद रखना, पर्सनल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसको आपको समझना है। यह आपका 6 नंबर का प्रिंसिपल है। पर्सनल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये क्या है इसको समझिए। देखिए बेटा कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं और हर एक एम्प्लॉय का अपना खुद का एक गोल होता है। किसी को इंसेंटिव चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को डेजिग्नेशन बढ़ के चाहिए, किसी को और सैलरी बढ़ के चाहिए, किसी को वर्ल्ड टूर का पैकेज चाहिए, ठीक है, किसी को एक अपना अलग से केबिन चाहिए। तो हर एक इंडिविजुअल जो काम कर रहा है उसके पर्सनल इंडिविजुअल गोल होते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। लेकिन अगर हर एक इंडिविजुअल अपने गोल को ध्यान में रखते हुए काम कर पाएगा तो कहीं ना कहीं जो है कंपनी के गोल वो पीछे छूट जाएंगे। तो यहां पे हेनरी फ्योल कहना चाह रहे हैं कि ये मैनेजर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉयज के पर्सनल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। मतलब यहां पे मैनेजर एम्प्लॉयज को यह समझाएं कि अगर आप कंपनी के गोल के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप कंपनी के गोल के लिए 100% एफिशिएंट होते हुए काम कर रहे हैं, तो अपने आप जब कंपनी के गोल अचीव होंगे तो जाहिर सी बात है हर एक इंडिविजुअल के गोल अपने आप अचीव हो जाएंगे। भाई जाहिर सी बात है कंपनी ने अगर कोई टास्क लिया है कि भाई हमें इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 10,000 करोड़ की सेल करनी है और अगर वो कंपनी 10,000 करोड़ की सेल कर देती है तो जाहिर सी बात है वो अपने एम्प्लॉयज को अलग अलग तरीके से इंसेंटिव प्रोवाइड करवाएगी। किसी को कैश में इंसेंटिव देगी, किसी को काइंड में इंसेंटिव देगी, किसी का प्रमोशन होगा, किसी की सैलरी इंक्रीमेंट होगी, किसी का डेजिग्नेशन होगा, किसी को वर्ल्ड टूर दिया जाएगा। तो अलग अलग तरीके की सुविधाएं कंपनी के जरिए दी जाएगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब कंपनी के सभी एम्प्लॉयज कंपनी के गोल के लिए काम करें, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करें। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा?
तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। यहां पे हेनरी फ्योल ये कहना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को इंडिविजुअल इंटरेस्ट का जो फोकस है वो कंपनी का फोकस जो है कंपनी के गोल की तरफ क्या करना चाहिए, मोड़ देना चाहिए। अगर कंपनी के गोल अपने आप अगर कंपनी के गोल अचीव हो जाते हैं तो ये बात ध्यान रखना बेटा, इंडिविजुअल के गोल भी अपने आप अचीव हो जाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर कंपनी अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रही है तो इंडिविजुअली भले ही आप अपना टास्क पूरा कंप्लीट कर लें, लेकिन अदर डिपार्टमेंट्स अगर अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और कंपनी के गोल अचीव नहीं हो पाएंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी आपको कैश और काइंड में इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करवा पाएगी। तो यहां पे हेनरी फ्योल ये कहना चाहते हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रखते हुए हर एक एम्प्लॉय को जनरल इंटरेस्ट यानी कि कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए, ताकि कंपनी के गोल अचीव हो सके और इंडिविजुअल के गोल भी क्या हो सके, अचीव हो सके। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? और 7th नंबर का जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है बेटा, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। क्या है बेटा, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। अभी रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है इसको समझिए। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है इसको समझिए बेटा, बहुत अच्छी तरीके से समझिए। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं, यहां से एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे फेयर पे किया जाए कंपनी के जरिए। फेयर पे का मतलब क्या होता है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, जितना वो काम कर रहा है उस काम के अकॉर्डिंग उस कंपनी के जरिए उसे फेयर पे किया जाए। भाई काम आप उससे ले रहे हो 1 लाख रुपए का और आप उसको पैसे दे रहे हो सिर्फ 50,000 रुपए, तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो एम्प्लॉय क्या करेगा, उस कंपनी को छोड़ के चला जाएगा। तो ये कंपनी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने एम्प्लॉयज को फेयर वेजेस और फेयर सैलरी दे, ताकि वो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या कर पाए बेटा, मेंटेन कर पाए। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को अंडर पे रखेंगे, उसको सही तरीके से पैसा नहीं देंगे उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं होगा और अनसेटिस्फाइड पर्सन जो होता है वो कभी भी कंपनी के गोल के लिए 100% इफेक्टिवनेस के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा। और डिससेटिस्फेक्शन होने के साथ साथ क्या है बेटा, वो अपने काम को अच्छी तरीके से नहीं करेगा। काम को अच्छी तरीके से नहीं करेगा तो कंपनी के गोल अचीव नहीं हो पाएंगे, तो जाहिर सी बात है टर्नओवर रेशियो बढ़ जाएगा, यानी कि लोगों का छोड़ने का रेशियो ज्यादा बन जाएगा, लोग कंपनी को छोड़ छोड़ के दूसरी कंपनी में स्विच करेंगे। तो यहां पे हेनरी फ्योल ये कहना चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल जितना काम कर सकता है उस काम के अकॉर्डिंग ही उसको फेयर पे किया जाए, उसे अंडर पे नहीं किया जाए। अगर अंडर पे करोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा और वो मैक्सिमम एफर्ट्स नहीं डाल पाएगा। अगर आप एक एम्प्लॉय को फेयर पे कर रहे हैं जो उसकी कैपेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग, तो जाहिर सी बात है वो क्या कर पाएगा बेटा, 100% इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएगा और कंपनी के गोल भी क्या हो पाएंगे, अचीव हो पाएंगे। ये चीज आपको अच्छी तरीके से दिमाग में सेट करनी है। हेनरी फ्योल यहां पे ये कहना चाहते हैं कि कंपनी को अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज उसके अकॉर्डिंग उसको फेयर पे भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप फेयर पे उसे नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल क्या होगा बेटा, वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा और वो सही तरीके से काम को नहीं करेगा और कंपनी के गोल अपने आप में क्या करेंगे, सफर करेंगे। So these are the rest 4 principles of Henry Fayol's principles of management। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने लेक्चर नंबर लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। 4th, 5th, 6th और 7th यहाँ पे हमने पढ़े हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के 7 प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाती है तो आप कॉमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।